नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सीजी जॉब एजुकेशन देख रहे हैं और सीजी जॉब एजुकेशन सीटेट की तैयारी बिल्कुल निशुल्क करवा रही है आप सभी साथियों को। तो जो भी साथी नए होंगे हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि सीटेट दिसंबर 2023-2024 की पूरी तैयारी सीजी जॉब एजुकेशन से हो सके। अभिवृद्धि और विकास में अंतर आज के सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए, वृद्धि और विकास जिसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मैंने अभी अच्छे से बता दिया है फर्स्ट वीडियो में। आज मैं उसी पर अंतर बताऊंगा, मतलब दोनों के बीच में हम तुलना करने की कोशिश करेंगे। देखो, अभिवृद्धि जिसको वृद्धि कहा जाता है, तो हमने वृद्धि को कैसे जाना? जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे ही वृद्धि कहते हैं, है ना भाई। अर्थात जब हमारा शरीर बढ़ता है, हमारा आकार बढ़ता है, जो हमें दिख जाता है, यही तो वृद्धि है। और विकास क्या है भाई? विकास मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक पक्षों में परिवर्तन को दर्शाता है। अर्थात जब उनका दिमाग बढ़ेगा, उनकी बुद्धि बढ़ेगी, वो सामाजिक जो है कौशल विकसित होगा, संवेगात्मक पक्ष जब उनके परिवर्तित होंगे तब वो आता है विकास की श्रेणी में। ठीक है। वृद्धि को और कैसे जाने? तो देखो, वृद्धि, ये वृद्धि है ना, तो वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जैसे लंबाई, मोटाई। बाह्य कहने का क्या तात्पर्य है भाई? वृद्धि जो है बाहर से दिख जाता है। जैसे कोई लड़का है मान लो, है ना भाई, अब उसकी मोटाई बढ़ रही है, वो मोटा हो रहा है, तो हमको नजर आ जाएगा, बड़ मोटा था सरे, ऐसे बोलथन, कबर बोलथन, हम दिख जाते हो, है ना भाई। वैसे ही देखो, विकास क्या है? इसको स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जैसे मस्तिष्क, देखो जो विकास है ये आंतरिक तो होता है लेकिन ये बाह्य भी होता है। जैसे मस्तिष्क, अब ये जो मस्तिष्क है अर्थात बुद्धि है, ये सब आंतरिक है ना भाई। जब तक आप टेस्ट नहीं लोगे तब आप नहीं जान सकते। भाषा ज्ञान, तो ये सभी क्या है भाई? आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। ठीक है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है भाई। हर व्यक्ति के हाइट बढ़ने का एक निश्चित समय होती है। ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है मित्रों? एक निश्चित समय तक ही हाइट बढ़ती है, उसके बाद क्या हो जाता है? हाइट का बढ़ना रुक जाता है, और यही क्या है? वृद्धि है। जबकि विकास क्या कहता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात जब आप गर्भ में पल रहे होते हो ना, तो गर्भ से लेकर मरते दम तक, अंतिम सांस तक आपका विकास होते रहता है। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। देखो, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम मतलब जरूरी नहीं है कि पहले आपकी हाइट बढ़ेगी फिर मोटाई बढ़ेगी। जरूरी नहीं है कि आप पहले मोटे होंगे फिर लंबू होंगे। अर्थात या तो आपकी लंबाई भी बढ़ सकती है या मोटाई भी बढ़ सकती है, ऊंचाई भी बढ़ सकती है। अर्थात कोई निश्चित इसका क्रम नहीं है। लेकिन विकास क्या होता है भाई? विकास एक निश्चित क्रम में होता है। कैसे निश्चित क्रम में होगा? देखो, पहले शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, एक निश्चित क्रम में होता है ना। विकास क्या है भाई? एक निश्चित क्रम में होता है। वृद्धि जो है देखो दिशाहीन होता है। अब वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। और क्या है भाई एक दिशा? तो सिर से पैर की ओर, है ना। अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है भाई, अधिकतर पूछा गया है। तो क्लियर है भाई, वृद्धि एवं विकास बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपने इसको देख लिया है। हमने तुलनात्मक दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास किया है। आगे भी कुछ और पॉइंट आता है इसमें। देखो, वृद्धि का मापन संभव है। कहने का क्या तात्पर्य है भाई? हम वृद्धि को माप सकते हैं। कैसे मापोगे? मान लो आपकी हाइट बढ़ी, आप हाइट को हाइट बढ़ा मापने वाले जो टेप है ना भाई, उससे आप माप सकते हो कै सेंटीमीटर है, कै फुट, कै इंच है, उसको हम बता सकते हैं ना। ठीक इसी तरीके से देखो, जब बात आती है विकास की, तो क्या हम विकास को माप सकते हैं?
माप तो सकते हैं, लेकिन इसका सीधा मापन संभव नहीं है। इसके लिए कोई मापने उपकरण होंगे, टेस्टिंग टूल होंगे, उससे हम माप पाएंगे। ठीक है भाई। वृद्धि क्या है? परिमाणात्मक होता है। देखो, परिमाण अर्थात इसका एक निश्चित परिमाण होता है। जैसे फीट में है, मोटाई का है, इतना किलो है वजन है, मोटा हो गया इतना मोटा हो गए हो, है ना भाई। तो वृद्धि परिमाणात्मक होगा, जबकि विकास क्या है भाई? परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है ना। उसको माप सकते हैं और उसके गुणों के आधार पर भी हम जांच सकते हैं। ठीक है। देखो, वृद्धि होने पर विकास होगा ही ये जरूरी नहीं होता। अर्थात मान लो आपकी लंबाई बढ़ रही है या आपकी मोटाई बढ़ रही है, तो ये जरूरी कतई नहीं है कि आपका दिमाग भी बढ़ेगा, है ना भाई। मतलब लंबाई चौड़ाई आपकी बढ़ रही है तो आप कभी ये मत सोचिए कि आपका दिमाग भी बढ़ जाएगा, जबकि विकास के बिना भी वृद्धि संभव है। देखो, भले ही आपका विकास ना हो लेकिन आपका वृद्धि होगा, भले ही आपका दिमाग ना आए लेकिन आपकी हाइट बढ़ सकती है ना। अर्थात विकास बिना वृद्धि के, मतलब अगर आपकी हाइट भी नहीं बढ़ती है ना, अब छोटे से बौने भी हो जाते हो तब भी आपकी बुद्धि बढ़ सकती है। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बात करेंगे सोशलाइजेशन की। किसकी? समाजीकरण की। देखो, समाजीकरण, अब जब समाजीकरण की बात आती है ना, तो क्या समझ में आता है भाई? समाजीकरण मतलब समाज। अब समाजीकरण है क्या चीज? समाज कायम पड़ना है। तो आप इसको समझो, सोशलाइजेशन। देखो, समाजीकरण, अब ये समाजीकरण होता क्या है? तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मानव समाज के द्वारा सीखता है। देखो, मानव कैसे सीखता है? तो समाज के द्वारा मानव सीखता है। ठीक है ना। अब इस समाज के द्वारा कैसे? भाई, जब व्यक्ति एक शिशु के रूप में रहता है, बच्चा, और जब बच्चा बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद वो क्या करता है? वो समाज में ही जाता है, समाज में ही उठना बैठना शुरू करता है, सामाजिक तौर तरीके, सामाजिक रीति रिवाज सबको सीखता है। इसलिए तो हम कहते हैं बच्चा समाज के द्वारा सीखता है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है, और यह सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलता है भाई। जब आप पैदा हुए हो ना, तभी आप सामाजिक प्राणी बन गए हो। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वो बिना समाज के नहीं रह सकता, है ना भाई। इसीलिए अन्य जानवर हो, अन्य कोई भी जीव जंतु हो, ऐसे अकेले में रह सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है। वो उसको समाज के लोगों के बीच में ही रहना होता है। ठीक है, और वहीं से वो सीखता है, समाजीकरण सीखता है। ठीक है ना। चलो, समाजीकरण की इकाइयों की बात करें तो समाजीकरण के कई सारे इकाइयां हैं भाई। इनमें सबसे पहले इकाई आता है परिवार, दूसरा आता है विद्यालय, तीसरा आता है अध्यापक, और चौथा आता है खेल का मैदान। अब यहां पर समझ ये नहीं आ रहा कि ये इकाई से क्या तात्पर्य है, समाजीकरण की इकाई क्या है। तो मेरे मित्रों, इकाई मतलब कहना ये है, तो बच्चा समाजीकरण कहां कहां सीखता है ना। समाजीकरण की इकाई का तात्पर्य ये है कि बच्चा कहां कहां समाजीकरण के गुण सीखता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, बच्चे का विकास तो समाजीकरण वही शुरू हो जाता है। समाजीकरण मतलब जहां दो या दो से अधिक लोग एक साथ रह रहे हैं भाई, वहां वो कुछ सीखेगा उन लोगों के बीच, है ना। तो यही, अब परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तो इसी परिवार से वो सीखता है, बहुत कुछ सीखता है ना भाई। वहां परिवार से वो क्या क्या सीखेगा? भाषा सीखता है, रहन सहन सीखता है,
तौर तरीके सीखता है, परिवार की संस्कृति का भी उनको ज्ञान होता है ना। तो ये परिवार सबसे पहली पाठशाला है समाजीकरण की। याद रखना भाई, प्रश्न इस तरीके से आता है, समाजीकरण की प्रथम इकाई क्या है बोला जाए, परिवार। समाजीकरण की प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार, याद रखना। उसके बाद बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखेगा दूसरा, उसके बाद जब वो विद्यालय जाना शुरू करता है तो दूसरा उसका समाजीकरण कहां से होता है भाई, विद्यालय से होता है। दूसरे नंबर में वो विद्यालय में सीखेगा। अब विद्यालय में किससे सीखेगा रे भाई, अपने दोस्तों से। अध्यापक आता है तीसरे नंबर में, मतलब विद्यालय में अध्यापक से सीखेगा, अपने दोस्तों से सीखेगा, और जब खेलता है ना वो अपने दोस्तों के साथ तो खेल के मैदान से भी सीखता है। तो समाजीकरण के ये सब इकाइयां हैं, समझ गए ना। समाजीकरण की इकाइयां मतलब जहां जहां से बच्चे में समाजीकरण के गुण आता है, ठीक है। अब जब बात ही कर रहे हैं समाजीकरण के इकाइयों की, तो मैं उनके प्रकार पर बात करता हूं। तो साथियों, समाजीकरण की दो एजेंसी है। कौन कितने एजेंसी है समाजीकरण के, तो समाजीकरण के दो एजेंसी है। एक तो है सक्रिय एजेंसी और दूसरा है निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी क्या होता है, तो इसमें बच्चा सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है कहने का तात्पर्य है कि जो समाजीकरण है उसका प्रभाव डायरेक्ट जब बच्चे पर पड़ता है ना, तो उसको बोला जाता है सक्रिय एजेंसी। जैसे बच्चा जिस परिवार में जन्म लिया, सीधे वो उस परिवार के गुणों को ग्रहण किया, उस परिवार की भाषा बोली को ग्रहण किया, उस परिवार के तौर तरीके, रहन सहन डायरेक्ट उन्होंने सीख लिया। इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही दोस्त, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, दोस्तों के साथ मिलना जुलना शुरू किया, अब वो दोस्तों से सीखना शुरू कर लिया, डायरेक्ट सीख रहा है ना। पड़ोसी से भी वो डायरेक्ट सीख रहा है, रिश्तेदार से भी वो सीधा संवाद हो रहा है तो सीधा उनसे सीख रहा है। तो डायरेक्ट जब सीख रहे हो ना, सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है आप पर, तो वो है सक्रिय एजेंसी, ठीक है भाई। उसके बाद में आता है निष्क्रिय एजेंसी। देखो, इसमें बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। अब सीधा प्रभाव नहीं पड़ता तो कैसे प्रभाव पड़ता है भाई, इसमें कुछ माध्यम होती है, उसके माध्यम से उसमें परिवर्तन आता है, समाजीकरण आती है जैसे पुलिस स्टेशन। देखो, क्या आप पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट सीखते हो क्या, नहीं। आपने गलत कर दिया, आपको जब पड़ती है ना दे दनादन, तब आप सीधी रास्ते, तब आप सीखते हो सही चीज। तो ये पुलिस स्टेशन क्या है, निष्क्रिय एजेंसी है। सार्वजनिक पुस्तकालय, जब आप पुस्तकालय में पुस्तक को पढ़ते हो, रेलवे स्टेशन में हो, ये सार्वजनिक प्लेस है जहां पर आप डायरेक्ट नहीं सीखती, ये निष्क्रिय एजेंसी में आता है ठीक है भाई। तो समाजीकरण की दो एजेंसी क्या क्या है, एक तो सक्रिय एजेंसी और एक निष्क्रिय एजेंसी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया पर मैं बात करता हूं तो एक चीज हमेशा याद रखना, बालक का समाजीकरण शैशवावस्था से शुरू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बालक का समाजीकरण कब से शुरू होता है, तो बालक का समाजीकरण शैशवावस्था से शुरू हो जाता है, ठीक है। अब समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, बच्चा पालन पोषण सीखेगा, सहयोग की भावना होगी, अनुकरण, पुरस्कार और दंड, ये सभी पालन पोषण परिवार से होता है। यहां से समाजीकरण, सहयोग की भावना, अनुकरण, पुरस्कार, दंड, ये सभी समाजीकरण के प्रक्रिया है, ठीक है। कहने का मेरा तात्पर्य है मित्रों, बच्चा इन्हीं सब चीजों से सीखता है, ठीक है ना। तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसको प्रकृति और
पोषण का भी नाम दिया गया है। इस पर हम बात कर लेते हैं। देखो, जब वंशानुक्रम एवं वातावरण की बात आती है तो कुछ शब्द आते हैं। पहला आता है प्रकृति। तो प्रकृति बच्चों के वंशानुक्रम कारणों या जीन को संदर्भित करता है। देखो, अर्थात वंशानुगत क्या क्या रीजन हो सकते हैं जो कि बच्चे के शारीरिक उपस्थिति को परिभाषित करते हैं, बच्चे के व्यक्तिगत लक्षणों को परिभाषित करते हैं, जिससे कि सबसे ज्यादा वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, ये प्रकृति निर्धारित करती है। ठीक है। आनुवंशिकता क्या है? तो देखो, माता पिता या पूर्वजों द्वारा गुणों का स्थानांतरण उसके बच्चे या आने वाली पीढ़ी में होता है और इसी प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है भाई? मैंने कहा कि माता पिता या पूर्वजों द्वारा, मान लो माता पिता यदि सांवला है ना भाई, माता पिता यदि सांवला है तो जो घर में बेटा या बेटी होंगे उनका भी क्या है, रंग कैसा होगा? सांवला होगा, है ना। माता पिता की हाइट कम है तो बच्चों की हाइट भी कम होगी। मतलब उनके नाक, कान, आंख, मुंह सबकी जो बनावट है आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। अर्थात हमारे घर में जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसी होगी, तो ये पिछला पीढ़ी पर निर्भर करता है और इसी प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है। ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं भाई, जीन। देखो, जीन क्या है? तो जो जीन है ना, माता पिता या पूर्वजों के गुणों का स्थानांतरण जिनके कारण होता है उसे जीन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। माता पिता या पूर्वजों के गुणों का स्थानांतरण जिसके भी कारण होगा उस कारण को जीन कहते हैं। अर्थात अब माता पिता के गुण बच्चों में आ रहा है तो कौन से कारण है जिससे आ रहा है, वही कारण जीन कहलाता है। ठीक है। इसमें एक और शब्द आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो देखो भाई, प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या है? प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे सामान्य बुद्धि के हो सकते हैं। कहने का अक्सर आपने देखा होगा कि जिन बच्चों के माता पिता ज्यादा शिक्षित नहीं होते ना, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनके भी जो बेटा बेटी है बहुत ज्यादा होशियार निकल जाता है। अक्सर हम बोलते हैं ना, एक दही दादा मन तो आते खुशियार नहीं रिसगा, टूरा मन एकदम खरा सोना उतर गए, भारी खुशियारेगा, ऐसे बोलते हैं ना भाई हम लोग। तो क्यों होता है, क्या है इसके पीछे वजह? तो यही प्रत्यागमन का सिद्धांत है, जिसके वजह से जो प्रतिभाशाली अर्थात जो उसके माता पिता बड़ होशियार रहते हैं ना भाई, उनके बेटा बेटी भी पढ़ाई में कमजोर निकल सकते हैं, और जो माता पिता कमजोर हैं उनके बेटा बेटी भी पढ़ाई में होशियार निकल सकता है। ठीक है। ये निर्भर करता है, ये प्रत्यागमन के सिद्धांत पर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं पोषण की। पोषण क्या होता है? देखो, पोषण का तात्पर्य विभिन्न पर्यावरणीय कारक से है। पोषण का तात्पर्य किससे है? पर्यावरणीय कारक से। कहने का तात्पर्य है भाई, हमारे व्यक्तित्व जो लक्षण है, हमारे बचपन के अनुभव, हमारे बच्चों के परिवेश, सामाजिक संबंधों के बारे में बताता है। मतलब हमें किस तरह का माहौल मिल रहा है, हम जहां रहते हैं ना वहां हमें कैसा माहौल मिल रहा है, बच्चे सही तरीके से वहां दौड़ खेल पा रहे हैं कि नहीं, खान पान उसका कैसा है, घर का परिवेश कैसा है, ये सब भी बच्चों के विकास पर निर्भर करता है। ठीक है। अर्थात ये वातावरण पर निर्भर करता है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है भाई, और इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो देखो, सामान्यतः विकास की जो प्रक्रिया है, 4 चरण मैंने कल की सेशन में बात किया था। विकास को क्या क्या बात किया था? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो
चार अवस्था चार विकास की चार अवस्था पर हमने बात की। ठीक है, ये सामान्य अवस्था है, लेकिन जो रॉस महोदय हैं, तो रॉस महोदय ने बाल विकास की चार अवस्था बताई है, इसको भी याद रखना है ना। रॉस महोदय ने बाल विकास की चार अवस्था बताई है, लेकिन हरलॉक ने बाल विकास की 11 अवस्था का जिक्र किया है। इसको याद रखना, ज्यादा अगर आएगा भी तो आपके ये कितने प्रकार वर्गीकृत किया है या अवस्था कितने प्रकार के हैं, इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो ठीक है साथियों, आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो देखो साथियों, सीटेट की तैयारी आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रतिदिन रात 9 बजे प्रीमियर क्लास के माध्यम से मिल रही है। लाइव सेशन में इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि प्रथम दिवस जब मैंने लाइव सेशन लिया है तो अच्छे से वीडियो क्लियर नहीं था। जब क्लियर नहीं होता ना साथियों, तो पढ़ने में भी हमको अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आप सभी के लिए जो क्लासेस ला रहा हूं, प्रीमियर क्लासेस हैं। आप सभी 9 बजे की सेशन से जुड़े, प्रतिदिन आपको क्लासेस मिलेंगी। बाल विकास सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हिंदी अंग्रेजी करेंगे। और बाल विकास को हम इसलिए सबसे पहले कर रहे हैं क्योंकि साथियों देखो, बाल विकास आपको प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों टेट में मिलेगा। ठीक है, हिंदी भी आपको दोनों में मिलेगी और इंग्लिश भी दोनों में मिलेगी। तो ये तीनों चीजें मैं आपके क्लियर कर सकूं, यही वजह है कि हम इसको रेगुलर लेके चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सीटेट की तैयारी है सिटी जॉब एजुकेशन के माध्यम से आप बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं। और जो भी साथी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं भाई, वो हमसे जरूर जुड़े। तो चलिए विमल सर को इजाजत दीजिए, कल फिर से रात 9 बजे आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।